स्वागत है आपका विकास स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं संक्रियता श्रेणी के बारे में। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं? संक्रियता श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं कि आप वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, आप स्किप कर छोड़ दे रहे हैं। डेफिनेटली मान लिए जो 500 मैराथन कराते हैं क्वेश्चंस और 2000 मैराथन कराते हैं साइंस का मैराथन क्लास 3 घंटे क्लास, भैया मेरे आप देख लीजिएगा उससे और मेरी वीडियो से तुलना कीजिएगा, आप डेफिनेटली बेनिफिट में रहिएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, संक्रियता श्रेणी क्या होती है? संक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है, वह सूची होती है जिसमें क्या होता है कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस में व्यवस्थित किया जाता है दोस्त मेरे? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसी से क्वेश्चंस बना हुआ है। इसमें जो 2025 का ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ था? पूछा हुआ था कि इसमें बीच में कौन सा धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता के क्रम में इसमें क्या है, बीच में कौन सी धातु है। तो ये हाइड्रोजन तो नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन छोड़ देंगे इसमें। यहाँ होगा आयरन, यानी 4 ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऊपर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन में ले लेंगे, 6 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आयरन जो होगा सबसे बीच में धातु होगी। क्या होगी दोस्त मेरे? आयरन जो होगा सबसे बीच में धातु होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, जिंक आयरन, लेड, है ना, जिंक आयरन लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Ag, Au, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील से घटते हुए आएंगे, घटती अभिक्रियाशीलता में सबसे कम अभिक्रियाशीलता में हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारा अभिक्रियाशीलता की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस। अब डायरेक्ट पूछता है, अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोचेंगे कि पीरियोडिक टेबल का पूछ रहा है। नहीं, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं है, ये धातु और अधातु का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है? क्लोरीन के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के वाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन जो होता है 17, यानी 2 8 7 बराबर 2 8 7। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? क्लोरीन का होता है 17, इसका करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। तो इसका वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋणावेश प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अगर ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने परमाणु संख्या होंगी, ठीक है। इसके KLM कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्लोराइड ऋणायन यानी Cl माइनस प्राप्त होता है, इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान करना के स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें, ये इससे स्लाइड से क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्कृष्ट गैसेज जो है कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियान होती हैं। तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट जो होते हैं ना, एक हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नियान और आर्गन में 8 जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम धातु की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम धातुओं की बात करें, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये जितनी सारी धातुएं हैं इनके वाह्यतम कोष में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधातुओं में, तो अधातुओं के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 6 7 होते हैं। क्लियर है ना?
धातु होगा तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 तक होगा। उत्कृष्ट गैसें होंगी तो 8 होगा। बस किसको छोड़ा करके? हीलियम को छोड़ा करके। हीलियम का 2 होगा वायतम में। और धातु में क्या होगा? 5 6 7 होगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए, हम आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आयनिक यौगिक के गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं आयनिक यौगिकों के। चलिए देखिए, यहाँ कुछ आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। इतने शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं तो कुछ न कुछ इस बुक से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ ही रहा है। पहला अगर बात करते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं, तो इसका गलनांक होता है 1074 होता है और क्वथनांक होता है 1686 होता है। कितना होता है? 1686 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्त मेरे? 1686 होता है। उसके बाद लिथियम क्लोराइड की बात करेगा, LiCl की बात करेगा तो 887 गलनांक होता है। 1600 क्या होता है? क्वथनांक होता है। 1600 क्वथनांक होता है। एक दो बार पढ़िएगा, याद होगा। कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम डाइक्लोरेट का ये होगा 1045, यानी 1045 और 1900 इसका क्या होगा? क्वथनांक होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, यानी बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका गलनांक होता है 2850 और क्वथनांक होता है 3100 क्या 26 20। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात किया जाए तो 981 इसका गलनांक होता है और क्वथनांक कितना होता है? 1685 होता है। कितना होता है? 1685 होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं आयनिक यौगिकों के समान गुणधर्म पर। ये आता है, ये क्वेश्चंस आता है। आयनिक यौगिक के बारे में बोल देते हैं। भौतिक प्रकृति के बारे में देखते हैं तो धन एवं ऋण आयनों के बीच जो आकर्षण बल के कारण है ना, धन एवं ऋण आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जो आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। किसके कारण? आकर्षण बल के कारण। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। ये यौगिक कैसे होते हैं? सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अगर ये कठोर होंगे दोस्त मेरे, ठोस एवं कठोर होंगे, तो ये सामान्यतः भंगुर भी होंगे और दाब डालने पर ये टुकड़ों में क्या होंगे? टूट जाएंगे। दाब डालेंगे इसमें तो क्या होंगे? ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति देखिएगा। धन एवं ऋण आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं तथा ये यौगिक क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। दाब डालने पर टुकड़ों में क्या है? टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलनांक एवं क्वथनांक की बात किया गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह का। तो गलनांक एवं क्वथनांक की बात किया जाए आयनिक यौगिक का, तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है ना? क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं क्वथनांक देख लीजिए। अब घुलनशीलता देख लीजिए। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं ये जल में क्या है? घुलनशील है तथा केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या है? अविलय है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? वैद्युत संयोजक यौगिक यानी आयनिक यौगिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे में इसमें घुलनशील नहीं होते हैं। अब हम विद्युत चालकता की बात करते हैं।
किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, देखिए, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। लेकिन लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं क्लियर है बात। तो गलित अवस्था में ये आयनिक यौगिक के स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है दोस्त मेरे। स्टेटमेंट पूछेगा, इससे स्टेटमेंट पूछेगा कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहेगा। अब आते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। धातु की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे भूपर्टी, पृथ्वी की जो भूपर्टी है ना, धातुओं का क्या है, मुख्य स्रोत है। समुद्र जल में भी सोडियम जो क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कहाँ, पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि कुछ धातुएं जो होती हैं भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलता है। तो संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सबसे निचली वाली धातु होती हैं संक्रियता श्रेणी के सबसे, जैसे Hg, Ag, Au, तो ये क्या होती हैं कि कम अभिक्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं आपकी, कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो जब ये दोस्त मेरे कम अभिक्रियाशील होती हैं, है ना, ये क्या होती हैं, कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, जब ये कम अभिक्रियाशील होती है तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे पूछेगा कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो आपका गोल्ड हो गया जिसको सोना बोलते हैं, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कापर हो गया, ये क्या होती हैं कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, Ag, Au, है ना, और प्लेटिनियम और कापर ये क्या होती हैं कि ये जो धातुएं हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। हम कापर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो कापर ऑक्साइड के अयस्क होंगे, जो सिल्वर होगा, है ना, और जो सल्फाइड या ऑक्साइड के जो अयस्क होंगे, ऑक्साइड होंगे, जैसे कापर ऑक्साइड होगा, सिल्वर ऑक्साइड होगा, सल्फाइड ऑक्साइड होगा, तो ये अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। जो कापर होगा ना हमारा, देखिए, कापर होगा, सिल्वर होगा, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में ये क्या होते हैं, ये संयुक्त अवस्था में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन। अब संक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। संक्रियता श्रेणी के जो मध्य की जो धातुएं हैं, मध्य की धातुएं पूछेगा कौन कौन से हैं, तो मध्य की धातुएं आपकी हो जाएगी दोस्त मेरे जिंक, आयरन और लेड। जिंक, आयरन और लेड की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम होता है। तो पूछ सकता है कि मध्य की धातुएं कौन कौन सी हैं, तो जिंक है, आयरन है और लेड है।
क्या होता है कि पृथ्वी की भूपर्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूपर्टी में ये मुख्यतः कैसे पाई जाती हैं? तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। कौन सी? मध्य की धातुएं। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? मध्य की धातुएं। अब इसके बाद हम इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। निम्न वर्गों में क्या बांटा जाता है? निम्न 3 वर्गों में। पहला होता है निम्न सक्रिय धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। दूसरा होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तीसरा होता है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो यहाँ पे धातुओं की संक्रियता के बारे में बात किया गया है। देखिए, जो हमारा पोटेशियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम है, जो हमारा पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, इसका जो विद्युत घटन, ये विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है। और जो हमारा मध्यम की धातुएं हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन से प्राप्त होता है। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है ना। कार्बन कार्बन के उपयोग से अपचयन से क्या होता है? प्राप्त होता है। कौन कौन से? जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन से क्या होता है? प्राप्त होता है। और जो Ag और Au है, ये प्रकृति में क्या होता है? ये प्रकृति में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के, ये अधिक अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, बिल्कुल नहीं, कम अभिक्रियाशील। तो पूछ सकता है कि मध्यम करेंगे, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर भी होता है। यहाँ तो कॉपर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ कॉपर दिया हुआ है। तो कॉपर के उपयोग से यह अपचयन से प्राप्त होता है, यह विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अब आप लोग के जिम्मे है भैया मेरे, आप पढ़ कर जाएंगे या क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अयस्क के बारे में। तो अयस्क के जो सांद्रण होगा, ये दो, पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। भाई अयस्क जो होगा, तो अयस्कों का सांद्रण 2 प्रकार से, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। इसमें क्या होगा कि गलित धातु का विद्युत अपघटन होगा, फिर शुद्ध धातु प्राप्त होगा। अब उच्च अभिक्रियाशील हमने पढ़ा था, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो मध्यम में आपका आ जाएगा जिंक, आयरन और लेड आएगा। अब इसको क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। बताए थे, एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में, एक सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं ना। बताइए, होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। तो कार्बोनेट जो अयस्क होता है, कौन सा? कार्बोनेट जो अयस्क होता है, इसमें निस्तापन होता है और सल्फाइड अयस्क में भर्जन होता है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और इनमें धातु में अपचयन होता है और धातु का शोधन होता है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, है ना, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है ना। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। किससे आधारित होते हैं? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। तो कभी भी गैंग की परिभाषा आ जाएगा तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है?
तो संक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीने बार जो मरकरी पारद का क्या है, एक अयस्क है। सीने बार यानी जो एचजीएस होता है मरकरी पारे का क्या है, एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मरक्यूरिक ऑक्साइड वायु में गर्म करने से पहले सबसे पहले मरक्यूरिक ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मरक्यूरिक ऑक्साइड पारद में अपचयित हो जाता है। ठीक है, किस में अपचयित हो जाता है, पारद में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि सीने बार जो होता है, जो मरकरी होता है, क्या है, एक जो सीने बार है मरकरी पारद का क्या है, एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले ये मरक्यूरिक ऑक्साइड यानी वायु में जब इसको गर्म करेंगे, एचजीएस को, सीने बार को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मरक्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बता दे रहा हूँ। तो कभी भी ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में गर्म करेंगे तो मरक्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी मरक्यूरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। और अधिक ताप पर अगर हम गर्म कर लेंगे, बहुत अधिक हीट ताप पर अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पारा बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अंडरलाइन कर दिया है दोस्त मेरे, आपको पढ़ना है, बस सिर्फ इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर को वायु में गर्म करने पर ये क्या आता है, इनसे अयस्क अलग किया जा सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर हम ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में गर्म करें तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को अगर हम हीट करेंगे तो कॉपर तो बनेगा और फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं संक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, जो मध्य में होता है, जैसे आयरन, जिंक और लेड और कॉपर। तो मध्य में जो उपस्थित जैसे धातुएं हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, अविक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, ये कार्बोनेट या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। ठीक है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, भर्जन कहते हैं। कब, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, है ना, सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं। समझ में बात आई? भर्जन को रोस्टिंग और बेकिंग भी बोलते हैं। देखिए कह रहा है, अगर सल्फाइड अयस्क के बारे में बात करेगा, समझिएगा पहले। मध्य धातुओं में क्या होता है, प्रकृति में प्रायः यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होंगे, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। भर्जन कब होगा, जब सल्फाइड अयस्क होगा। लेकिन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में जब हम गर्म करने गए ना, एकदम कम वायु में, सीमित लिमिटेड में, तो इसे हम निस्तापन कहते हैं, जिसे कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो डिफरेंट समझ में आ गया भर्जन और निस्तापन में? समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्त? ठीक है,
सल्फाइड एस की अगर बात करेगा, इसका मतलब सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक चीज़ ये रह गया, और दूसरा ये रह गया कि कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर निष्ठापन होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे जिंक सल्फेट है ना, वर्जन की बात करेंगे क्योंकि सल्फाइड एस को होगा तो जिंक सल्फेट है, ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया। अब दूसरा क्या था, कार्बोनेट एस के था, यहाँ पे कार्बोनेट एस था, तो जिंक कार्बोनेट को अगर हम निम्न तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी क्या कहलाता है, अपचयन प्रक्रम है। क्या कहलाता है, अपचयन प्रक्रम है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्न अभिक्रियाशील होती है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करने पर क्या होता है कि ये रिप्लेस कर देगा, है ना। तो एल्युमिनियम यानी Mn, तो यहाँ क्या होगा, Mn मैग्नीज बनेगा और यहाँ पर Al2O3 बनेगा और उसमें यहाँ निकल जाएंगे। रेलवे पटरियों को संशोधित करने को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे पटरियों को संशोधित करने या जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ये आता है क्वेश्चन, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, संक्रिता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं, सबसे ऊपर धातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में करेंगे हम अगले वीडियो में चर्चा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। भैया मेरे जो हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन आप पढ़ कर जाइएगा। आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ कर चले जाएं, मैं कर लूँगा, पक्का नहीं कर पाएंगे। जब से थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं कर पाएंगे तो इतना क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब कि स्टेटमेंट का फॉर्म में आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा यूट्यूब चैनल के, तो हमने साइंस पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाया हुआ है, केमिस्ट्री ख़त्म किया हुआ है, साइंस ख़त्म एनसीईआरटी का, आप जा कर के सीन कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।